पॉली मतलब मैनी एंड नॉमियल मतलब टर्म्स। जब मैनी टर्म्स जुड़े हो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वगैरह से तो हमें मिलता है एक पॉलिनोमियल। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 9th मैथ्स पॉलिनोमियल्स का वन शॉट वीडियो। खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में और हमेशा की तरह इस पूरे वीडियो को देखने के बाद पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। इनफैक्ट इस पूरे वीडियो को देखने के बाद पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे खुद से, ये मेरी गारंटी है। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नर हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। सो तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉलिनोमियल्स, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, पॉली मतलब मैनी, नोमियल मतलब टर्म्स। तो एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर काफी सारे टर्म्स होते हैं और उन टर्म्स के अंदर पाए जाते हैं वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स, ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली इनमें पाया जाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स। मतलब थोड़ा भारी भरकम सा नाम था, यानी कि एक्सपोनेंट्स बोले तो पावर, जैसे मान लो x to the power 5, x to the power 2, x to the power 1, राइट। तो ये जो एक्सपोनेंट है, ये जो पावर है, ये कैसा होना चाहिए पॉलिनोमियल्स में? ये पावर होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर, बोले तो पॉजिटिव इंटीजर, राइट। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से वाले होते हैं? जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वगैरह 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 वगैरह, राइट। तो इनमें पावर कैसा होता है? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये होता है मेरा पॉलिनोमियल। अब आप सोचोगे कि इस पॉलिनोमियल के डेफिनेशन के अंदर काफी सारे टर्म्स आए, जैसे कि वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, कोफिशिएंट्स भी हम बात करेंगे आगे जाके, राइट। तो ये सब होते क्या हैं? तो चलो एक एक करके देखें। तो बच्चों, अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो हमारी लाइफ में काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमेशा कांस्टेंट रहती है, जो बिल्कुल सेम रहती है, हमेशा कभी बदलती नहीं है। जैसे कि लेट्स से हमारे पेरेंट्स, राइट। तो हमारे पेरेंट्स बचपन से लेके हमारे बुढ़ापे तक वही लोग पेरेंट्स रहते हैं, एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्शनल केसेस, राइट। जैसे कि हमारा नाम, तो अगर हम, अब ये बात अलग है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं दोस्त कुछ नाम रख देते हैं या फिर प्यार से रिश्तेदार कुछ नाम रख देते हैं, बट एटलीस्ट जो हमारा फॉर्मल नेम होता है, दैट नेम इज अगेन समथिंग विच इज कांस्टेंट, वो हमेशा सेम रहता है। दूसरी तरफ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बदलती रहती हैं, बहुत जल्दी जल्दी बदलती रहती हैं। जैसे मान लो बात करते हैं फेवरेट डिश की। आज मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, बट हो सकता है थोड़े हफ्तों के बाद मैं बिरयानी से बोर हो जाऊँ और मुझे लगे कि मुझे पाव भाजी बहुत पसंद है, राइट। सो फेवरेट डिश इज समथिंग जो हमारा चेंज होते रहता है। अगर बच्चों के टर्म्स में बात करें, आपकी बात करें, मार्क्स इज समथिंग विच कीप्स चेंजिंग। हो सकता है कि आपके पहले यूनिट टेस्ट में आपके नंबर बहुत खराब आए हो, कम नंबर आए हो, कोई बात नहीं, अगले यूनिट टेस्ट में मे बी आप टॉप कर जाओ, राइट। तो इसीलिए मार्क्स एक ऐसी चीज है जो चेंज होती रहती है, उसकी वैल्यू सेम नहीं रहती है, राइट। एज, आपके हर बर्थडे के साथ आपका एज चेंज हो रहा होता है, राइट। सो दैट मीन्स ये हमेशा सेम नहीं रहती है, ये भी कांस्टेंट नहीं है, राइट। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा में हम देखेंगे कि हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं। एक क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है, उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट्स। जैसे 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी यार, चाहे आप 2 रुपए की बात कर लो, 2 एप्पल की बात कर लो, 2 स्टूडेंट्स की बात कर लो, 2 टीचर्स की बात कर लो, बट 2 वुड ऑलवेज मीन 2, राइट। तो इसी तरह से जितने भी हमारे नंबर्स हैं, 200, 2000, 15, 15.5, √3, ये सारे क्या है? ये सारे कांस्टेंट्स हैं, क्योंकि इनकी एक फिक्स्ड वैल्यू है जो कभी चेंज ना होने वाली, राइट। दूसरी तरफ अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो ये ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जो अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि लेट्स से x, y, z, जनरली हम इन अल्फाबेट्स के हेल्प से वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब x की वैल्यू, लेट्स से अगर मेरे पास एक इक्वेशन है x + 2 = 0, इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या होगी? -2। लेकिन अगर मेरे पास कोई इक्वेशन हो, लेट्स से x + 5 = 0, तो यहां पर x की वैल्यू क्या होगी? -5, राइट। तो बेस्ड ऑन द सिचुएशन, जब जहां पर है वहां पर फिट होने के लिए x अलग अलग वैल्यूज ले लेगा, राइट। सो x इज अ वेरिएबल।
सो जनरली जो कन्वेंशन फॉलो किया जाता है वो ये है कि कॉन्स्टेंट्स तो कॉन्स्टेंट्स होते ही हैं, लाइक द नंबर्स आर कॉन्स्टेंट्स। इसके अलावा कई बार कॉन्स्टेंट को डिनोट करने के लिए हम ABC अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो आप देखोगे अधिकतर टाइम X, Y, Z, U, T, S ये सारे अल्फ़ाबेट्स वेरिएबल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं काफ़ी वाइडली। तो बाय नाउ आपको ये समझ आ गया कि कॉन्स्टेंट्स वो हैं जिनकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है, वेरिएबल्स वो है जो अपनी वैल्यूज चेंज करते रहता है, वैरी करते रहता है, इसीलिए उसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो बच्चों बात करेंगे सबसे पहले पॉलिनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल की, मतलब ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। ठीक है, जैसे लेट अस से 5x एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, तो मतलब देख के तो लग रहा है कि ये पॉलिनोमियल है और ये है भी पॉलिनोमियल। तो 5x में अगर हम देखें तो हमारे पास वेरिएबल क्या है, x, और x एक लौता वेरिएबल है, यहाँ पर और कोई वेरिएबल नहीं है, राइट। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल दूं, लेट्स से y² + 3y + 8, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। यहाँ पर भी हमारे पास मेनी टर्म्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, ऑपरेशंस हैं, प्लस हैं, एडिशन का ऑपरेशन है। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल है। किस तरह का पॉलिनोमियल है? इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? इसमें वेरिएबल है y, राइट। अब आप बोलोगे y² भी तो है। अरे यार, वो y का ही सिर्फ पावर चेंज हो रहा है, एक जगह y⁻1 है तो दूसरी जगह y⁻2 है, बट वेरिएबल कितना है? एक ही वेरिएबल है, विच इज y। तो ये भी एक एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल का। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से z⁴ + z² + 1। आप मुझे बताओ, क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? बिल्कुल है, क्योंकि यहां पर भी वेरिएबल तो भैया एक ही है, z ही एक लौता वेरिएबल है, राइट। एंड फाइनली आवर लास्ट एग्जाम्पल, t⁴ + t²। कितने वेरिएबल्स हैं? एक वेरिएबल है, दैट इज t। तो ये जो चारों एग्जांपल्स मैंने लिए, ये सारे कैसे पॉलिनोमियल्स हैं? दे आर ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल, जिसके अंदर एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है। अब कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे आप में से अधिकतर लोगों को ये पता होगा कि हम स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं। थोड़ा सा ज्योमेट्री में चले जाते हैं, है ना। मान लो मेरे पास एक स्क्वायर है, मैं कहती हूँ कि उसके एक साइड का लेंथ है l। ठीक है, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो मैं मान के चल रही हूँ कि लेट अस सपोज एक स्क्वायर है जिसका एक साइड लेंथ है। इसका आप एरिया कैसे निकालोगे? l × l, दैट इज l²। तो l² क्या है? ये भी एक पॉलिनोमियल है, राइट, क्योंकि l क्या है? वेरिएबल है। अब आपको जो मन में आए आप वो वाली वैल्यू डाल सकते हो, किसी भी स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हो। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल एंड दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि लेंथ ऑफ ईच साइड दैट इज l, ये एक लौता वेरिएबल है यहाँ पर। अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ अ सर्कल की, कैसे निकालते हैं हम सर्कल का एरिया? πr², राइट, विच इज अगेन अ पॉलिनोमियल। पाई क्या है? पाई तो कांस्टेंट है, क्योंकि पाई की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, लेकिन r रेडियस, छोटा सर्कल है तो छोटा रेडियस, बड़ा है तो बड़ा रेडियस, राइट। सो r इज अ वेरिएबल, और ये भी एक एग्जांपल है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का। बात करते हैं पॉलिनोमियल्स ऑफ टू वेरिएबल्स की। कहां देखने को मिलता है हमें दो वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल? सोचो 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 सोचो, रेक्टेंगल याद है सबको? रेक्टेंगल मतलब जो स्क्वायर जैसा ही होता है, लेकिन इसके लेंथ और ब्रेड्थ सेम नहीं होते हैं, राइट। तो इसमें एक लेंथ होता है, एक ब्रेड्थ होता है। तो लेट अस सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है l और ब्रेड्थ है b। अब अगर मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो क्या हो जाएगा? l × b, लेंथ × ब्रेड्थ, एंड LB ये क्या है? L × B क्या है? ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? दो। लेंथ और ब्रेड्थ ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज अलग अलग होंगी, राइट। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हुआ? पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल्स। इनफैक्ट अगर मैं इसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालूं तो क्या हो जाएगा? 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, विच इज अगेन अ पॉलिनोमियल, बट कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं? दो, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं एक सिलेंडर का। सबको पता है सिलेंडर, तो सबने देखा है। सिलेंडर का वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं? πr²h, राइट, जहां पर r क्या है? रेडियस है इस सिलेंडर का, और h क्या है? इसकी हाइट है। तो यहां पर देखो कितने वेरिएबल्स हैं? दो, रेडियस और हाइट। पाई तो खैर कांस्टेंट है, तो ये भी पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल हो गया। अगर हम निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ये जो बाहर का सरफेस एरिया है, कैसे निकालते हैं? 2πrh, जिसमें 2π तो कांस्टेंट है, लेकिन r और h ये दोनों ही वेरिएबल्स हैं। तो ये भी एग्जांपल है पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल्स का।
तो बच्चों अब थोड़ा सा इसलिए कि ताकि आप सो ना जाओ, तो चलो फटाफट से जाग जाओ, मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। लेट अस सपोज आपके पास एक पॉलिनोमियल है x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप मुझे ये बताओ कि क्या ये पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स हैं? सोचो 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 सोचो, फटाफट से बताओ। नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है एंड दैट इज x। चलो दूसरा सवाल, लेट अस सपोज आपके पास एक पॉलिनोमियल है x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कुछ नहीं। लेट्स से ये पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल्स हैं? 2, x एंड y। इसीलिए दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल 3। लेट्स से आपके पास एक पॉलिनोमियल है x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 3 प्लस z टू द पावर 2 प्लस 1। यहां पर मेरे पास कितने वेरिएबल्स हैं? 3, x, y एंड z। इसका मतलब ये जो है पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स नहीं है। तो चलो प्यारे बच्चों, अब सीखते हैं हम टर्म्स एंड कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये जब भी हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। लेट अस सपोज कि हमारे पास एक इस तरह का पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल के अंदर क्या है? मेनी टर्म्स है। कौन कौन से टर्म है? एक्स स्क्वायर, 2x, 3। तो ये सारे क्या है? ये एक्स स्क्वायर, ये 2x, ये 3, ये सब क्या है? ये सब है टर्म्स। तो मतलब इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स है। ठीक है, तो चलो भाई टर्म्स तो समझ में आ गया। अब बारी आती है कोफिशिएंट की। ये कोफिशिएंट क्या चीज होती है? तो बच्चों हम नोटिस करेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल के हर एक टर्म के साथ एक कोफिशिएंट जुड़ा होता है। जैसे मान लो हम पहले टर्म की बात करते हैं एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर क्या है? इसका मतलब है 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अगर हम दूसरे टर्म की बात करें 2x, तो इसमें एक कांस्टेंट लगा हुआ है, क्या? 2। अगर हम तीसरे टर्म की बात करें तो इसमें क्या है? तीसरा टर्म जो है वो टर्म है ही, उसमें एक कांस्टेंट ही है विच इज 3, राइट? तो यहां पर जो मेरा कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट क्या क्या है? यहाँ पर ये मेरे कोफिशिएंट है। जैसे कि ये पहला टर्म का जो कोफिशिएंट है दैट इज 1, दूसरा टर्म का जो कोफिशिएंट है दैट इज 2। तो कोफिशिएंट बेसिकली हम किसे कहते हैं? वो कांस्टेंट को कहते हैं जो किसी भी टर्म में एक वेरिएबल के साथ पाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ। ठीक है, मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है -4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। ठीक है, अब मैं पूछती हूँ कि बताओ इसके टर्म्स कौन कौन से हैं, बताओ इसके कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं। तो भाई टर्म्स तो आसान है, -4x क्यूब, 5x स्क्वायर, 2x, 8, ये इसके 4 टर्म्स हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब मैं पूछूंगी कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट कैसे बताते हैं हम? कोफिशिएंट हमें ऐसे बताना पड़ेगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है? -4। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कांस्टेंट टर्म लगा हुआ है? 5। एक्स का कोफिशिएंट कितना है? एक्स के साथ कौन सा कांस्टेंट टर्म लगा हुआ है? 2, राइट? अगर मैं पूछूं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो ये क्या है? लास्ट वाला टर्म चूंकि पूरा ही कांस्टेंट है, राइट? तो यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि एक्स टू द पावर 0 का कोफिशिएंट कितना है? 8। तो ऐसे बताते हैं हम कोफिशिएंट। तो बात समझ में आ गई? कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसके जो टर्म्स हैं वो टर्म्स हैं, मतलब जिनको जोड़ के या जिनको साथ में मिला के वो पॉलिनोमियल बन रहा है, दे आर टर्म्स। और हर एक टर्म के अंदर हर वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट होता है जिसे हमने नाम दे दिया है कोफिशिएंट। ठीक, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इज 0 अ पॉलिनोमियल? क्या 0 एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। इनफैक्ट 0 चूंकि बड़ा स्पेशल है, अलग है इसका बिहेवियर बाकी सभी से, इसीलिए इसके लिए हमने एक स्पेशल नाम दिया है विच इज 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये सोचो कि 0 पॉलिनोमियल क्यों है? 0 पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि पॉलिनोमियल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स जिनमें ऑपरेशंस भी हो, तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो देखो 0 इनमें से सब कुछ सेटिस्फाई करता है। आप बोलोगे कि मैम 0 में कोई वेरिएबल तो दिख नहीं रहा है, क्यों? अगर मैं ऐसे लिखूं 0 इंटू एक्स टू द पावर 0, है ना वेरिएबल x।
अब हमने पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में ऐसा तो कुछ डिफाइन नहीं किया कि भैया x जो है वो मुझे दिखते रहना चाहिए, राइट? मतलब 0 को हम ये भी लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स टू द पावर 2, राइट? तो मेरे पास एक वेरिएबल x है जिसकी पावर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, राइट? तो इसका मतलब 0 क्या है, 0 इज अ पॉलिनोमियल। इनफैक्ट इन अ सिमिलर वे जितने भी कांस्टेंट नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 2, 3, 50, 75, कोई भी नंबर जो है दैट कांस्टेंट नंबर इज आल्सो अ पॉलिनोमियल और उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। एक और इंपॉर्टेंट सवाल, क्या सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होने के लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, जैसे कि ये ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जैसे ऑपरेशंस ही इन्वॉल्व हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम डिवीजन को इग्नोर क्यों मार रही है, उसके पीछे एक कारण है। क्या कारण है अभी बताऊंगी। तो पहला तो ये हो गया कि इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जैसे ऑपरेशंस अलाउड हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि इसके अंदर जो एक्सपोनेंट्स होंगे, जो पावर्स होंगे, वो कैसे होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है? तो ये कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होंगे तभी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है? कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हैं बट ये पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। पहला एग्जांपल, लेट अस सपोज मैं कहती हूं 3x, ठीक है? 3x, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। 3x ये पॉलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि इसमें कैसा ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू एक्स, इसके अंदर कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, ठीक है? एवरीथिंग लुक्स गुड। x की पावर भी 1 है विच इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो फिर ये पॉलिनोमियल है, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब के एग्जांपल्स देखो। अब मैंने बोला 1/x, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? अचानक से सोच के शायद आप बोलोगे हाँ है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं कि इसमें डिवीजन है, सिर्फ ये कारण नहीं है। 1/x का मतलब क्या हुआ, 1/x टू द पावर 1, यानी कि x टू द पावर -1। तो पावर कैसा हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया, जो कि मुझे नहीं चलेगा, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं बोलूं √x + 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। √x मतलब x टू द पावर 1/2। 1/2 क्या है, नॉन नेगेटिव तो है बट इंटीजर नहीं है, तो इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। एक और एग्जांपल, √y + x + 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि y टू द पावर क्या है यहाँ पर, 1/3 विच इज अगेन नॉट एन इंटीजर, और इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो अभी हमने कुछ 3 ऐसे एग्जांपल्स देखे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो हैं लेकिन वो पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। अब सवाल ये उठता है कि जनरली हम देखते हैं कि हमारे पॉलिनोमियल्स में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, तो पॉलिनोमियल्स कई बार बड़े लंबे चौड़े होते हैं, जैसे कि x टू द पावर 5 + x टू द पावर 4 + x³ + x² + x + 1, ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर काफी सारे टर्म्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि हाउ डू वी डिनोट अ पॉलिनोमियल। यार हर जगह इतना लंबा लंबा पॉलिनोमियल लिखते तो नहीं बनेगा, राइट? तो हमने एक शॉर्टकट ढूंढा। हमने कहा हम पॉलिनोमियल को ऐसे डिनोट करेंगे p ऑफ x, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस केस में हम लिखेंगे p ऑफ x। p जनरली हम p यूज करते हैं, p स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल। p ऑफ x, x मतलब ये पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है दैट इज x, ठीक है? जरूरी नहीं है कि हमेशा p ऑफ x ही लिखना है। मान लो अगर आपका वेरिएबल y है तो आप उसको p ऑफ y लिखोगे, अगर आपका वेरिएबल t है तो आप उसको p ऑफ t लिखोगे। इनफैक्ट कई बार जब आपको 2-3 पॉलिनोमियल्स डिनोट करने हैं तो सबको p लिखना इज नॉट पॉसिबल। तब आप क्या करोगे, जैसे p ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x, s ऑफ x, ऐसे करके आप उन पॉलिनोमियल्स को डिनोट कर सकते हो। पॉलिनोमियल्स हमने जनरल नाम रखा हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे टर्म्स हो, बट पॉलिनोमियल में कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं। अगर इसमें एक ही टर्म हो तो उस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं मोनोमियल। मोनो मतलब 1, राइट? जैसे कि 3, जैसे कि 3x, जैसे कि -8x³, जैसे कि 4y²। तो देखो ये सारे ऐसे पॉलिनोमियल्स हैं जिसके अंदर एक ही टर्म है, राइट? टर्म इसमें एक ही है। टर्म्स कौन सेपरेट करता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन से हम टर्म्स को सेपरेट करते हैं, राइट? तो यहाँ पर सब में एक ही टर्म है। सो इट इज लाइक अ मोनोसाइकिल जिसमें एक ही पहिया है,
राइट, सो दैट्स मोनोमियल। दूसरा है, अगर किसी पॉलिनोमियल में दो टर्म्स हो तो उसे हम कहेंगे बाइनोमियल। बाई मतलब टू, इसीलिए नाम पड़ा बाइनोमियल। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, जेड प्लस 5। देखो इन सारे एग्जाम्पल्स में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? दो। अगर z प्लस 5 की बात करें तो z एक टर्म है, 5 एक टर्म है। अगर y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर की बात करें तो y क्यूब एक टर्म है, y स्क्वायर दूसरा टर्म है। अगर x स्क्वायर प्लस 1 की बात करें तो x स्क्वायर एक टर्म है और 1 एक टर्म है। ठीक इसी तरीके से आता है तीसरा कैटेगरी विच इज ट्राइनोमियल, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर तीन टर्म्स हो। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, इसके अंदर तीन टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स और 5। जैसे कि वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8, इसके अंदर भी तीन टर्म्स हैं, वाई स्क्वायर, वाई क्यूब एंड 8। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? डिग्री से क्या याद आता है? हम सब अपनी डिग्रीज की बात करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी से पूछें, लेट्स से कि किसी ने पीएचडी कर रखी है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, लेट्स से कि आपने मैथ्स में पीएचडी कर रखी है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट्स योर डिग्री, तो आप मुझे कौन सी डिग्री बताओगे? आप बोलोगे पीएचडी, राइट, जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है। अब ये बात अलग है कि पीएचडी करने से पहले आपने एमएससी की होगी, उससे पहले आपने बीएससी की होगी, उससे पहले आपने 12th पास किया होगा, उससे पहले आपने 10th पास किया होगा, राइट। बट जब मैं आपसे पूछूंगी व्हाट्स योर डिग्री, आप ये नहीं बताओगे कि मैंने बीएससी किया है, मैंने एमएससी किया है, मेरा पीएचडी किया है, राइट। आपकी जो हाईएस्ट डिग्री है आप वही मुझे बताओगे, करेक्ट। जनरली ऐसे होता है। अब पॉलिनोमियल की जब मैं डिग्री पूछूंगी तो आप मुझे क्या बताओगे? आप मुझे बताओगे उस पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। सारे पावर्स बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके अंदर वेरिएबल x है और वो x स्क्वायर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है और x क्यूब के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको 2 को इग्नोर मानना है। जो उसकी हाईएस्ट पावर है दैट इज 3, वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4 प्लस 3। बताओ इसकी डिग्री क्या होगी? वेरिएबल क्या है? x का पावर यहाँ पर 4 भी है 5 भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है? 5। तो यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 5, सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो हमारा पावर है दैट इज डिग्री। तो यहाँ 5 हो जाएगी इसकी डिग्री। दूसरा एग्जाम्पल देखो, 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y टू द पावर 8। वेरिएबल क्या है? y के पावर्स देखो 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है। हाईएस्ट क्या है? 8 ऑब्वियसली। तो डिग्री क्या हो गया इस पॉलिनोमियल का? 8। अरे इतना ही आसान है, एग्जैक्टली इतना ही आसान है ये। अब मैंने एक पॉलिनोमियल दे दिया 2 कैसा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कांस्टेंट है, कोई बात नहीं। अब इस 2 को बच्चों मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ। 2 का मतलब है 2 इंटू एक्स टू द पावर 0, मतलब यहाँ पर जो वेरिएबल है समझ लो उसका पावर 0 है, तभी तो x टू द पावर 0 इज 1, इसीलिए ये 2 है ना। तो यानी कि इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 0, राइट। तो इसका जो डिग्री हो जाएगा दैट इज 0। एक और थोड़ा डिफरेंट से एग्जाम्पल लेते हैं, 8x टू द पावर 4 प्लस 2x टू द पावर -1 प्लस 9। वेरिएबल क्या है? x की हाईएस्ट पावर क्या है? 4। आप आंसर बोलोगे 4, लेकिन हो जाएगा वो गलत। क्यों? क्योंकि पहले ये तो देखो कि ये पॉलिनोमियल है भी कि नहीं। ये देखो x की टू दी पावर क्या है यहाँ पर? x टू दी पावर यहाँ पर -1 है, यानी कि नेगेटिव। क्या पॉलिनोमियल में नेगेटिव पावर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये जो दिया हुआ है मेरे पास एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो इसीलिए अगर मैं डायरेक्ट आपको पूछूं कि इसका डिग्री बताओ, तो आप क्या बोलोगे? आप कहोगे कि इसकी जो डिग्री है दैट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। डिग्री के बेसिस पर हम पॉलिनोमियल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्रीज 2 हो, राइट। और क्यूबिक पॉलिनोमियल बोले तो जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री 3 हो। डिग्री 3 मतलब उस पॉलिनोमियल के अंदर लाई करने वाले वेरिएबल्स का जो मैक्सिमम पॉसिबल पावर है दैट इज 3। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सबको समझ आ गया। अब एक सवाल है सबके लिए, ये बताओ कि एक 0 पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? 0 पॉलिनोमियल मतलब 0, जस्ट अ 0।
तो इस जीरो का डिग्री कितना होगा? अब यहां पर मुझे वेरिएबल तो दिख नहीं रहा है, लेकिन मैंने बोला था कि दिख नहीं रहा है तो क्या हुआ, जीरो के साथ तो हम कुछ भी बैठा सकते हैं, x टू द पावर 1 बैठा सकते हैं, तभी भी वैल्यू जीरो आएगी, x टू द पावर 5 बैठा सकते हैं, तभी भी वैल्यू जीरो आएगी, x टू द पावर 20 बैठा सकते हैं, तभी भी वैल्यू जीरो आएगी, राइट। तो हम अपने मन से कोई भी x की पावर यहाँ डाल सकते हैं, बट द वैल्यू विल स्टिल रिमेन जीरो। तो इसीलिए जीरो पॉलिनोमियल का जो डिग्री है दैट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि स्पेसिफिकली कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होगी एक्स के पावर की। तो हमारा अधिकतर डिस्कशन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल के अराउंड। हालांकि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स एग्जिस्ट करता है, जैसे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालते हो तब आप देखते हो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, जहां पर दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। उसी तरह पॉलिनोमियल्स जो हैं वो 3 वेरिएबल्स के एग्जिस्ट करते हैं, 4 वेरिएबल्स के भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, इनफैक्ट और ज़्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल्स के भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट फिलहाल हम उनमें इतना डीप में नहीं जाएंगे। सो लेट अस क्विकली लुक एट फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाटएवर वी हैव लर्न सो फार। तो चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड व्हिच आर नॉट? इनमें से कौन से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? चलो आराम आराम से देखेंगे। सबसे पहला 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, कितने वेरिएबल्स हैं? यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x, और हमें x के अलावा और तो कोई दूसरा वेरिएबल दिख नहीं रहा है, यानी कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। दूसरा y स्क्वायर प्लस रूट ओवर 2, इसमें वेरिएबल क्या है? y के अलावा और कोई दूसरा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी कि ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। 3 रूट t प्लस t रूट 2, इसमें बताओ वेरिएबल कौन सा है? t के अलावा और तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो हाँ मैम ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, बट ये नहीं है। क्यों? क्योंकि t के पावर पे भी तो फोकस करो भाई, रूट ओवर t है, यानी कि t के ऊपर पावर कौन सा है? t टू द पावर 1/2 है। क्या 1/2 मेरा पॉजिटिव इंटीजर है? नहीं है। इंटीजर बोले तो क्या 1 2 3 4 ये सब आएंगे इंटीजर्स में, राइट? तो 1/2 नहीं आएगा, तो इसीलिए ये तो भैया पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। उसके अगले वाले को देखते हैं, y प्लस 2/y। यहाँ पर भी देखने में तो लग रहा है कि एक ही वेरिएबल है विच इज y, बट अगेन यहाँ भी एक लोचा है, क्योंकि y प्लस 2/y को हम कैसा लिख सकते हैं? y टू द पावर -1, है ना? तो यानी कि यहां पर भी जो मेरा पावर है दैट इज नॉट पॉजिटिव, यानी कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। आखिरी वाला देखते हैं, x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। अरे भाई यहां तो दिख ही रहा है कि एक वेरिएबल है ही नहीं, x y t 3 वेरिएबल्स हैं, तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। फटाफट से बढ़ेंगे आगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सब में आपको फोकस किस पे डालना है? एक्स स्क्वायर पे और उसके कोफिशिएंट पे, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कांस्टेंट लगा हुआ है। पहला एग्जांपल 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फोकस किस पे करेंगे हम? एक्स स्क्वायर पे। एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कांस्टेंट लगा हुआ है? 1, बिकॉज एक्स स्क्वायर इज लाइक 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट होगा 1। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर बोले तो -1 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि -1 इसका कोफिशिएंट हो गया। तीसरा एग्जाम्पल π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? π/2, तो π/2 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। रूट ओवर 2x -1, अरे यहाँ तो एक्स स्क्वायर ही नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका क्या मतलब है? सोचो सोचो सोचो, इसका मतलब है कि भैया लास्ट में ऐसे इमेजिन कर लो ना, एक एक्स स्क्वायर था जिसको हमने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया था शायद, इसीलिए पूरा का पूरा 0 हो गया, है ना? तो इसीलिए यहाँ पर चूंकि एक्स स्क्वायर हमको दिखा ही नहीं, तो इसका मतलब यह है कि इसका कोफिशिएंट 0 है। ठीक, समझ आ गया? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक एक करके। बाइनोमियल बोले तो जिसके अंदर 2 टर्म्स हो, ठीक है? तो मुझे 2 टर्म वाला एक पॉलिनोमियल लिखना है जिसका डिग्री 35 है, ठीक है? मतलब कुछ इस तरीके से, लेट्स से x टू द पावर 35 प्लस x, ये क्या है? इसमें 2 टर्म्स हैं, x टू द पावर 35 और x, हाईएस्ट पावर क्या है? 35, तो इसको ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। एक एग्जाम्पल हो सकता है x टू द पावर 35 प्लस 2, ये भी हो सकता है, इसमें भी 2 टर्म्स हैं और इसमें जो x की हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 35,
तो कुछ भी ऐसे आप एग्जाम्पल बना सकते हो। अब बात करते हैं मोनोमियल की। मोनो बोले तो वन, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर एक ही टर्म हो और इसकी डिग्री 100 हो। तो ये क्या हो सकता है? इट कुड बी एक्स टू द पावर 100, क्योंकि एक लौता ही टर्म हम लिख सकते हैं, राइट? और उसकी डिग्री होनी चाहिए 100, तो उसका पावर 100 ही होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरे टर्म्स का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो ये बन गया मेरा मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब जो है मेरे पास कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, मुझे उनकी डिग्री लिखनी है। ठीक है, शुरू करते हैं पहले वाले से। 5x टू द पावर 3 4x स्क्वायर प्लस 7x। देखो वेरिएबल है x, x की पावर्स देखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी हुई? 3, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। दूसरा एग्जाम्पल देखो, 4 माइनस वाई स्क्वायर, वेरिएबल क्या है? y, इसकी पावर कितनी है? 2, तो यही मैक्सिमम पावर है और तो कोई पावर हमको दिख नहीं रही है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। 5t माइनस रूट ओवर 7, वेरिएबल क्या है? t, t का पावर कितना है यहाँ पर? 1, तो यहाँ पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है? 1, तो डिग्री हो जाएगा 1। 3, यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, ठीक है, तो वेरिएबल देख ही नहीं रहा है, विच मीन्स 3 के साथ लगा दो वेरिएबल टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो यानी कि यहाँ पर इसका डिग्री कितना है? 0। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। किस बेसिस पर बताएंगे? डिग्री के बेसिस पे बताएंगे। देखो पहला एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, डिग्री कितनी है? 2, क्योंकि 2 हाईएस्ट पावर है। 2 अगर डिग्री है, इसका मतलब ये किस तरह का पॉलिनोमियल है? ये है क्वाड्रेटिक। डिग्री अगर 2 हो तो क्वाड्रेटिक, डिग्री अगर 1 हो तो लीनियर, और डिग्री अगर 3 हो तो क्यूबिक। ये तो हमने सीख ही लिया है। अब दूसरा एग्जांपल देखो, x माइनस एक्स क्यूब, डिग्री क्या है? 3, यानी कि ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, डिग्री क्या है? 2, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है। ऐसे तो y टू द पावर 1 भी है यहाँ पर, है ना, बट मैक्सिमम 2 है, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक। 1 प्लस एक्स, एक्स बोले तो x टू द पावर 1, तो यहाँ पर डिग्री कितनी है? 1, इसीलिए ये क्या है? लीनियर। 3t, वेरिएबल t है, t की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये क्या हो गया? लीनियर। r स्क्वायर, मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। 7x क्यूब, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक। ठीक है, आसान था, कुछ मुश्किल है ही नहीं यार, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। मतलब मुझे इन पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज निकालनी है, कितने वैल्यू पर, मतलब वेरिएबल की वैल्यू में क्या डालूंगी? जो यहाँ दिया हुआ है ना, तो मुझे p ऑफ x, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 1। देखो ये तो बहुत ही बच्चों टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो x की वैल्यू जब मैं 1 डाल दूंगी तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 9। दूसरे वाले को देखते हैं, एट y इज इक्वल टू 2, यानी कि इस पॉलिनोमियल में y की जगह हम 2 डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट ओवर 11, तो ये हो जाएगा 16 प्लस रूट ओवर 11। तीसरे वाले को देखते हैं, हालांकि ये तो अब आप खुद से ही कर लोगे, बट स्टिल चलो कर देते हैं। t इज इक्वल टू a। अब आप बोलोगे t तो वेरिएबल था, अब a क्या हो गया? a को यहाँ पर हमने कांस्टेंट की तरह माना है। अब जो क्वेश्चन बोलेगा वही लेना पड़ेगा ना भाई, कि t की जो वैल्यू है वो a है, तो बस a डाल दो ना, तुम्हें क्या टेंशन है? तो p ऑफ a निकाल लो तुम, है ना। तो t की जगह हम क्या डाल देंगे? 4a टू द पावर 4 प्लस 5a टू द पावर 3 माइनस a स्क्वायर प्लस 6, ये हो जाएगी वैल्यूज। तो प्यारे बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे एक अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर ध्यान देना है, पहले हमने डिस्कस किया था जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जीरो को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब किसी भी गिवन पॉलिनोमियल का हम उस पॉलिनोमियल का जीरो निकाल सकते हैं। जीरो निकाल सकते हैं मतलब उस पॉलिनोमियल के अंदर जो भी वेरिएबल है, उस वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जिसे पुट करने से उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। उसे हम कहते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे कि लेट अस सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x विच इज इक्वल टू x प्लस 2, तो x प्लस 2 मेरा पॉलिनोमियल है। तो मैं कहती हूँ कि x की एक ऐसी वैल्यू जिससे x प्लस 2 की वैल्यू जीरो हो जाए,
तो x प्लस 2 0 कब होगा? जब x की वैल्यू -2 होगी, राइट? तो x इज इक्वल टू -2 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये जो मेरा पॉलिनोमियल है x प्लस 2, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -2। ठीक है, समझ आई बात? क्वेश्चंस करके देखें। तो चलो प्यारे बच्चों, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस ऑन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पहला क्वेश्चन, चेक वेदर -2 एंड +2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर गिवन पॉलिनोमियल जो है वो क्या है? वो है x प्लस 2, और मैं कह रही हूँ कि यार -2 और +2 ये दोनों जो वैल्यूज है, क्या ये इस पॉलिनोमियल की जीरोस हैं? चेक करेंगे। अगर ये जीरोस हैं तो p ऑफ -2 की वैल्यू 0 आनी चाहिए। अगर 2 0 है तो फिर p ऑफ 2 जो है वो 0 आना चाहिए। चलो देख लेते हैं, -2 करते हैं तो x की वैल्यू -2 +2 ये आ गया 0, यानी कि -2 जो है ये क्या है? -2 जो है दैट इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, +2 डालते हैं तो 2 + 2 ये हो जाएगा 4, विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि +2 जो है दिस इज नॉट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 1। मतलब मुझे इसका जीरो निकालना है, मुझे x की ऐसी वैल्यू निकालनी है सच दैट p ऑफ x जो है दैट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि 2x + 1 जो है ये 0 के बराबर होने चाहिए। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1/2। करेक्ट, सो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। तो बच्चों, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें लीनियर पॉलिनोमियल की, यानी कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 1 है, ठीक है, तो ऐसे पॉलिनोमियल में हम देखते हैं कि इनके सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरोस होते हैं। बोलने का मतलब, एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है से x + 8। ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि x का इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इसका जीरो कैसे निकालेंगे? x की ऐसी वैल्यू सच दैट x + 8 0 हो जाए। ऐसा कब होगा? जब x की वैल्यू -8 होगी। तो x इज इक्वल टू -8 जो है वो इस पॉलिनोमियल का एक लौता जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। x की और कोई वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, अब मान लो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे पॉलिनोमियल का जो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। लेट अस सपोज x² - 4। ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल का अगर मैं 0 की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है सच दैट x² - 4 इज इक्वल टू 0? x की वैल्यू +2 भी हो सकती है, x की वैल्यू -2 भी हो सकती है। इसका मतलब यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के x² - 4 ये जो पॉलिनोमियल है इसके कितने जीरोस पॉसिबल हैं? 2, x इज इक्वल टू +2 एंड x इज इक्वल टू -2। तो बच्चों, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात, अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी 0। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरो है दैट हैज टू बी 0, ऑब्वियसली नॉट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है लेट्स से x + 2, तो x + 2 पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -2, क्योंकि जब आप x की वैल्यू -2 डालोगे तभी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। बात नंबर 2, 0 मे बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ऐसा हो सकता है कि कई बार कोई पॉलिनोमियल का जो जीरो है दैट इज एक्चुअली 0, उसकी वैल्यू भी 0 ही निकल जाए। जैसे कि लेट अस सपोज अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है लेट्स से x² - 2x, तो इस पॉलिनोमियल में x की ऐसी वैल्यू डालो ताकि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। तो यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू 0 डालोगे तब भी आपका पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होगा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसीलिए कई बार ऐसा हो सकता है कि x इक्वल टू 0 जो है वो ही उस पॉलिनोमियल का 0 हो। ठीक है, तीसरी बात, अ लीनियर पॉलिनोमियल ऑलवेज हैज ओनली 1 जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल उठा लो, जैसे कि x + 8, यहां पर एक ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा विच इज x इज इक्वल टू -8। बात नंबर 4, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी पॉलिनोमियल के पास एक से ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है।
बिल्कुल हो सकते हैं। लेट अस सपोज अगर हम बात करें किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या क्यूबिक पॉलिनोमियल का या फिर ऐसे पॉलिनोमियल्स का जिनकी डिग्री 4, 5, 6, 7, 8 है, तो वहां पर जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो भी बढ़ते चले जाएंगे। जैसे कि अगर आप एग्जांपल लो x² - 2x, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें कितने जीरोज हैं? इसमें 2 जीरोज पॉसिबल है, x = 0 एंड x = 2। ये दोनों ही वैल्यूज पॉसिबल है। फिर से क्वेश्चन टाइम आ गया। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड p of 0, p of 1, p of 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अरे देखो ये ना थोड़ा लेंदी लगेगा बट है बहुत ही सिंपल, कुछ है नहीं लॉजिकली, ठीक है। p of y मेरे पास दिया हुआ है, मुझे क्या करना है, y की वैल्यू एक बार 0 पुट करनी है, एक बार 1 पुट करना है, एक बार 2 पुट करना है। कैसे देखो करते हैं, p of 0 निकालेंगे एक बार, फिर p of 1 निकालेंगे, फिर p of 2 निकालेंगे, ठीक है। 0 निकालेंगे तो y² 0² - 0 + 1 यानी कि ये आ जाएगा 1। p of 1 क्या हो जाएगा, 1² - 1 + 1, तो ये हो जाएगा 1। p of 2 क्या हो जाएगा, 2² - 2 + 1, ये हो जाएगा 3। सो p of 0, p of 1, p of 2, ये तीनों वैल्यूज हमने निकाल ली, ठीक है। ठीक इसी तरीके से हमें सबके लिए निकालना है। चलो एक और मैं करके दिखाती हूँ, सेकंड वाला p of t। अब t की वैल्यू एक बार 0 डालोगे, एक बार 1 डालोगे और एक बार 2 डालोगे, ठीक है। तो जब 0 डाला तो क्या हो जाएगा, 2 + 0 + 2 × 0² - 0³, तो ये सारे 0 होंगे, 0 0 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। p of 1 तो 2 + 1 + 2 × 1² - 1³, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 + 2 5 - 1 4। p of 2 क्या हो जाएगा, 2 + 2 + 2 × 2 to the power 2 - 2³, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 + 8 12 - 8 यानी कि 4। तो p of 0, p of 1, p of 2 के ये 3 वैल्यूज आ जाएंगे। और ठीक इसी तरीके से बच्चों थर्ड और फोर्थ वाले क्वेश्चंस आई थिंक आप खुद से कर सकोगे, तो इसको आप अपना होमवर्क समझ लो या प्रैक्टिस क्वेश्चन समझ लो और इसको आप खुद से कर डालो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अब मुझे ये बताना है कि मेरे पास देखो इन सारे एग्जाम्पल्स में एक एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसके बगल में एक वैल्यू दी हुई है x की। मुझे बताना है कि वो वाली वैल्यू इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। चलो पहले वाले से शुरू करेंगे। x = -1/3, ये 0 तभी होगा जब p of -1/3 जो है वो 0 होगा, ठीक है। तो x की जगह -1/3 डाल देते हैं, तो ये आ गया 0। चूंकि ये 0 आ गया, इसका मतलब p of ये जो x = -3 है, दिस इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। p of x is x² - 1 और यहाँ पर गिवन वैल्यू है x = +1 - 1, ठीक है। यानी कि p of 1 निकालो एक बार, p of -1 निकालो एक बार। p of 1 निकालोगे तो होगा 1² - 1, p of -1 निकालोगे तो -1 का होल स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। तो इनकी भी वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब है कि ये -1 + 1 ये जो है दीज आर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। p of x = x², x = 0, ठीक है। x की 0 वैल्यू में p of 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0² यानी कि 0, तो ये भी 0 आ रहा है। यानी कि ये जो गिवन x = 0 है, ये क्या है, दिस इज 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक। देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन। p of x is 3x² - 1 and x is equal to -1/√3 + 2/√3। ये दो अलग अलग x की वैल्यूज है, तो यानी कि मुझे एक बार p of -1/√3 निकालना है, फिर मुझे p of +2/√3 निकालना है, ठीक है। और इनकी वैल्यूज अगर 0 आएगी तो ही ये जीरोज होंगे इस पॉलिनोमियल का। तो पहला वाला देखो 3 × x² यानी कि -1/√3 का होल स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 3 × 1/3 -1, तो ये हो जाएगा 0। उसी तरह 2/√3 के लिए देखते हैं। 3 × 2/√3 का होल स्क्वायर -1,
तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4/3 -1, 4 - 1 यानी कि 3, राइट। तो ये तो 0 के बराबर है, विच मीन्स x इज इक्वल टू -1/√3 जो है, दिस इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन जब मैं x इज इक्वल टू 2/√3 की बात करती हूं, दिस इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर बहुत सारे पॉलिनोमियल्स दिख रहे हैं और हमें इनका जीरो निकालना है। अब तक तो सबको समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं, राइट। चलो पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। जैसे जीरो निकालना है मतलब इसे इस x की ऐसी वैल्यू निकालनी है ताकि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए। दैट मीन्स x + 5 की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, और ऐसा कब होगा, जब x की वैल्यू -5 होगी। तो x इज इक्वल टू -5 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। ठीक है, रैंडमली कुछ 2-3 क्वेश्चन मैं करके दूंगी और बाकी आपको खुद से करने हैं, ठीक है, फेयर डील। हाँ ठीक है, चलो ये 5th वाला देखते हैं। इसमें देखो p ऑफ x कितना दिया हुआ है, 3x। मुझे क्या चाहिए कि px 0 के बराबर हो जाना चाहिए, यानी कि 3x शुड बी इक्वल टू 0। ऐसा कब होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी। तो x इज इक्वल टू 0 जो है इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, 6th वाला देखते हैं, जहां पर p ऑफ x जो है दैट इज ax। तो मुझे क्या चाहिए कि ax 0 हो जाए। ऐसा कब होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी। सो x इज इक्वल टू 0 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आखिरी वाला देखते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू cx प्लस d। मुझे क्या चाहिए कि cx प्लस d हो जाए 0। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -d/c। सो x इज इक्वल टू -d/c इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसके अलावा जो बच गए हैं, यानी कि दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, ये सब क्या है, ये सब हैं आपके होमवर्क क्वेश्चंस या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फटाफट से कर लो और अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा लो। चलो आगे बढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने से पहले आई एम प्रिटी श्योर सबको पता ही होगा कि रिमाइंडर क्या होता है। यार बचपन से हम डिवीजन करते आ रहे हैं, डिवीजन करना बहुत पहले ही हमने सीख लिया है, तो हमें पता ही है कि व्हाट इज रिमाइंडर। लेकिन फिर भी हम अपनी मेमोरीज को एक बार ताज़ा कर लेंगे, क्योंकि रिमाइंडर अगर ठीक से नहीं पता है तो रिमाइंडर थ्योरम कैसे समझेंगे, है ना। तो शुरू करेंगे इस कहानी के साथ। लेट अस सपोज कि मेरे पास 5 बहुत ही यमी क्रिस्पी टेस्टी कुकीज़ हैं और मेरे सामने बैठे हैं ये 2 बच्चे जो बिल्कुल रोए जा रहे हैं भैं 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 कि इनको कुकीज़ चाहिए। ठीक है, एक तरफ है ये ब्लू बॉय, दूसरी तरफ है ये पिंकी गर्ल, और दोनों को चाहिए कुकीज़। ठीक है, अब मुझे जो है बहुत ही फेयर तरीके से इन कुकीज़ को डिवाइड करना है, दोनों को देना है। टोटल कितनी कुकीज़ हैं, 5। पहली कुकी मैंने दी ब्लू बॉय को, दूसरी वाली दी पिंकी गर्ल को, तीसरी वाली दी ब्लू बॉय को, चौथी वाली दी पिंकी गर्ल को। ठीक है, तो अभी दोनों के पास कितनी कुकीज़ हैं, 2-2 कुकीज़ हैं, तो इक्वल कुकीज़ हैं, तो दोनों चुप हैं, रो नहीं रहे हैं। लेकिन मेरे पास अब सिर्फ एक ही कुकी बचा है। अगर ये कुकी मैं ब्लू बॉय को दे देती हूँ तो उसके पास ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर गर्ल रोएगी। अगर ये कुकी मैं गर्ल को दे देती हूँ तो फिर बॉय नाराज़ हो जाएगा, वो रोएगा, राइट। तो यानी कि, और लेट्स से कि मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं इस कुकी को तोड़ सकूं, वो ऑप्शन है नहीं मेरे पास। सो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, मेरा क्या प्लान था, मेरा प्लान ये था कि मुझे 5 कुकीज़ को 2 लोगों में डिवाइड करना है, राइट। सो मैं क्या कर रही थी, 5 को 2 से डिवाइड कर रही थी। ठीक है, मैथमेटिक्स में जब डिवाइड करते हैं तो ऐसे करते हैं, 5 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4 किया, बच गया क्या, 1, और वही 1 कुकी मेरे हाथ में बच गई है। समझ आई बात रियल लाइफ सिनेरियो से। ठीक है, अब कभी भी हम डिवीजन करते हैं तो हम ये नोटिस करते हैं कि जो रिमाइंडर होता है ना, वो हमेशा डिविजर से छोटा होता है। रिमाइंडर समझ में आया क्या है, जो नीचे रह गया दैट इज रिमाइंडर। ठीक है, जितने को डिवाइड कर रहे थे वो डिविडेंड है, यानी कि यहाँ पर हम 5 कुकीज़ को डिवाइड कर रहे थे, सो 5 इज द डिविडेंड। कितने लोगों में डिवाइड कर रहे थे, 2 लोगों में, सो 2 इज द डिविजर, राइट। हमने क्या देखा कि जो मेरा रिमाइंडर आया 1, वो हमेशा किससे छोटा आएगा, डिविजर से, जो कि यहाँ पर 2 है, और ये हमेशा ट्रू होता है। ठीक, तो सबको समझ में आई रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट। अब चलो समझते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो बच्चों, बचपन में जब हम डिवीजन करना सीखते थे, कैसे डिवाइड करते हैं, वो जब हमने सीखा था तो हमने ये पढ़ा था, राइट, कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आई एम प्रिटी श्योर सबको पता है डिविडेंड, डिविजर, कोशेंट और रिमाइंडर क्या होते हैं, ये तो सबको पता होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 को डिवाइड करती हूँ 2 से,
ठीक है, तो क्या होगा 2 2 ज़ा 4 और नीचे आ जाएगा 5। जो नीचे जो बच जाता है वो क्या है मेरा, वो है मेरा रिमाइंडर। ये जिससे मैं डिवाइड कर रही हूँ वो है क्या, वो है डिविज़र। जिसको डिवाइड कर रही हूँ वो क्या है, डिविडेंड। और इधर जितने से मैंने उसको कट किया, लेट्स से 2 into 2 4 किया ना, सो दिस 2 इज क्वोशंट। ठीक है, ये तो बच्चों वाली चीज़ें जो हमने बचपन की क्लासेस में पढ़ रखी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम यही इस रिमाइंडर थ्योरम की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम कहेंगे कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, जिसकी डिग्री या तो 1 है या उससे ज्यादा है, मतलब x का जो मैक्सिमम पावर है वो या तो 1 है या उससे ज्यादा है। एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, एक कोई भी रियल नंबर a है। अगर px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, देन द रिमाइंडर इज p ऑफ a। ठीक है, मतलब अगर मैं px को, तो समझो बात को, px यहाँ पर क्या है, px मेरा डिविडेंड है और इसको मैं किससे डिवाइड कर रही हूँ, x माइनस a से। तो अगर px को मैं x माइनस a से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा, वो आएगा p ऑफ a। मतलब बेसिकली यहाँ पर एक्चुअल डिवीजन किए बिना आप डायरेक्टली बता सकते हो कि भाई रिमाइंडर कितना आएगा इनको जब आप डिवाइड करोगे तब। ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ इस सिचुएशन को समझते हैं पहले। ठीक है, लेट अस सपोज कि आपके पास एक पॉलिनोमियल p ऑफ x है विच इज 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, और ये x माइनस a की जगह आपके पास है x। सिंपल रखते हैं चीज़ों को समझने के लिए, और आपको इन दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, 3x स्क्वायर बाई एक्स प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ऐसे लिख सकते हो। इसे हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स, राइट। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं, है ना। तो अब देखो यहाँ से शुरुआत की थी हमने, राइट, यहाँ से लिखना शुरू किया था और इसको हमने कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा अगर इस x को हम इधर ले आए तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा घुमा के लिख रहे हैं बस, कि 3x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। मतलब इसी x को अगर हम इधर ले आए, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग x विथ ईच टर्म, इन दोनों टर्म को हमने साथ में रख दिया लेट से, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो आप देखिए कि ये जो मैंने बताया ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, हमने इसे कैसे इसी फॉर्मूले में बिठा दिया। देखो ये मेरा डिविजर था, इसी को हम डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, किससे डिवाइड कर रहे थे, डिविजर से। ये x मेरा क्या है, डिविजर, x इज डिविजर, और ये क्या है, डिविडेंड। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया कोशेंट, और ये क्या हो गया, ये हो गया रिमाइंडर। ठीक है, तो देखो एक्चुअल डिवीजन किए बिना ही ये इस लॉजिक से जो है हम बता सकते हैं कि ओके इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा। ठीक है, अच्छा अब आप सोचोगे कि ये तो मैंने घुमा फिरा के वही बात बोल दी, ठीक है, बट इसके एप्लीकेशंस कैसे होंगे, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, है ना, यही दिमाग में आता है हम सबके। तो चलो यहाँ पर लेते हैं हम एक एग्जाम्पल। ठीक है, लेट अस सपोज कि मेरे पास मुझसे ये पूछा गया कि तुम्हें डिवाइड करना है एक्स क्यूब प्लस 1 को किससे डिवाइड करना है, x प्लस 1 से। ठीक है, लेकिन तुम्हें एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, मतलब तुम्हें रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से बताना है कि जब तुम इन दोनों को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया, हम एक्चुअल डिवीजन बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो यानी कि इस केस में p ऑफ x मेरा कितना है, एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, हम इससे डिवाइड किससे कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, x प्लस 1 से। तो इन जनरल जो मेरा फॉर्मूला है उसके हिसाब से p ऑफ x तो मेरा ये है एक्स क्यूब प्लस 1, x माइनस a की जगह पे क्या है, x प्लस 1, यानी कि हम कह सकते हैं कि a की जो वैल्यू है अभी मेरे पास दैट इज -1, राइट। x माइनस a होना चाहिए था, उसकी जगह x प्लस 1 है, जिसे हम x माइनस -1 लिख सकते हैं।
राइट। तो मतलब यहाँ पर a की वैल्यू मेरे पास क्या है, -1। तो मेरा रिमाइंडर डिवीजन के बाद कितना आना चाहिए, p ऑफ a, यानी कि p ऑफ -1 जो है ये मेरा रिमाइंडर होगा। p ऑफ -1 कितना होगा, यहाँ पर x की जगह -1 डाल दो, -1 क्यूब प्लस 1, तो ये हो जाएगा -1 + 1 विच इज इक्वल टू 0। तो p ऑफ -1 0 होगा, यानी कि जैसे ही हम x³ + 1 को x + 1 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। ठीक है, तो क्या मैंने एक्चुअल डिवीजन किया, नहीं किया। रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से बड़ी ही आसानी से चुटकियों में मैंने बता दिया कि भाई रिमाइंडर क्या होगा, है ना। तो आसान था। अब अगर आप चाहो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए, अगर आप चाहो तो आप एक्चुअल डिवीजन से करके देखो, आपका रिमाइंडर 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये बात थी। अब चूंकि हम इस चीज को डिस्कस कर ही रहे हैं तो एक और छोटी सी बात यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल p ऑफ x है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं x - a से। ठीक है, तो मेरे पास दो सिचुएशंस आती हैं। एक सिचुएशन ऐसा आता है जिसमें मेरा जो रिमाइंडर है दैट इज p ऑफ a जो है वो क्या आता है, वो 0 आता है। दूसरा एक सिचुएशन आता है जिसमें मेरा जो रिमाइंडर है यानी कि p ऑफ a जो है वो 0 नहीं आता है। रिमाइंडर 0 आता है मतलब डिवाइड करने के बाद नीचे रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है। जैसे मान लो आपने 4 को डिवाइड किया 2 से, तो 2 2 = 4, नीचे 0 आ गया, तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 2 जो है ये 4 का एक फैक्टर है, राइट। रिमाइंडर 0 तभी आता है जब 4 2 से एकदम कंप्लीटली डिविजिबल होता है ना। तो इसी तरह से कई बार क्वेश्चन थोड़े घुमा के पूछे जा सकते हैं कि बताओ ये इसका फैक्टर है कि नहीं। तो आपको क्या देखना है कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो x - a है, x - a जो है ये क्या है, ये फैक्टर है किसका, p ऑफ x का। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, जैसे ये जब हमने 5 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया था, 1 आ गया था, इसका मतलब 2 जो है वो 5 का फैक्टर नहीं है। तो ऐसे केस में x - a जो है इज नॉट फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये जो कॉन्सेप्ट है, मतलब ये तो बहुत बेसिक चीज है वैसे, बट ये आपको न्यूमेरिकल्स में या क्वेश्चंस पे काम आ सकती है। तो इसी रिमाइंडर थ्योरम को बच्चों एक और जनरलाइज्ड रूल के तौर पर हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं p ऑफ x और g ऑफ x such that degree of p of x is greater than equal to degree of g of x and g of x is not equal to 0, then we can find polynomials q of x and r of x। तो एक तरीके से देखो, ये q of x quotient, r of x remainder such that p of x is equal to g of x into q of x plus r of x। इसको पढ़ने में भी इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट बेसिकली देखो क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। मतलब हमने सबको पॉलिनोमियल्स के टर्म्स में लिख दिया, डिविडेंड, डिविजर, क्वोशंट, रिमाइंडर। ठीक है, तो ये बस जनरलाइज्ड रूल है। तो चलो बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x⁴ प्लस x³ माइनस 2x² प्लस x + 1 इज डिवाइडेड बाय x - 1। ठीक है, सिंपल सा हम अपना थ्योरम का प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास क्या दिया हुआ है, p ऑफ x, ये p ऑफ x है, किससे डिवाइड कर रहे हैं, इन जनरल क्या होता है x - a, तो ये मेरा x - a है। तो जब भी हम p ऑफ x को x - a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है, p ऑफ a, राइट। यहाँ पर a क्या है, 1 है, तो p ऑफ 1 निकालो, 1 to the power 4 plus 1 to the power 3 minus 2 into 1 to the power 2 plus 1 plus 1, राइट। तो ये हो जाएगा 1 plus 1 minus 2 plus 1 plus 1। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, यानी कि रिमाइंडर जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चेक वेदर द पॉलिनोमियल q ऑफ t इज इक्वल टू 4t³ प्लस 4t² माइनस t माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। बहुत ध्यान से देखो, ये क्या दिया हुआ है, दिस इज q ऑफ t, ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है, हमारा जो फॉर्मेट था उसमें एक p ऑफ x होता था जो कि यहाँ पर q ऑफ t है, उसे हम किससे डिवाइड करते थे, x - a से। तो यहाँ पर x तो वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर t है वेरिएबल, राइट। तो हम जो t - a से करते थे वो t - a यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो 2t + 1 दिया हुआ है,
राइट तो वो t माइनस ए को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे यहाँ पे इसको हम t माइनस ए के फॉर्मेट में लिखेंगे। और t माइनस ए के फॉर्मेट में लिखने के लिए ये वाला जो पॉलिनोमियल है ना, इसका सबसे पहले हम जीरो निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी कि 2t प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1/2। ठीक है, एक बार -1/2 निकल गया, सो दिस इज दैट वैल्यू ऑफ a। जो मेरा a था ना, मतलब जो मेरा रिमाइंडर थ्योरम है उसमें p ऑफ x होता है, जिसको हम डिवाइड करते हैं x माइनस a से, और हम क्या कहते हैं कि मेरा रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ a। तो ये जो a है, ये a की वैल्यू बेसिकली यहाँ पर -1/2 है। तो अब तुम्हें क्या निकालना है, q ऑफ -1/2, क्योंकि यही तुम्हारा रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो अब रिमाइंडर निकालेंगे तभी तो बता पाएंगे कि वेदर ये उसका मल्टीपल है या नहीं। कैसे बताएंगे, अभी पहले रिमाइंडर निकालते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होगा, 4 इंटू -1/2 का होल क्यूब प्लस 4 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर माइनस -1/2 -1। ठीक है, तो इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये निकल के आता है 0। तो यानी कि रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर अगर 0 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो x माइनस ए है, ये p ऑफ x का क्या है, ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। राइट, इसका यही मतलब है कि ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि वो उसका फैक्टर है, यानी कि दूसरा वाला उसका मल्टीपल है। मतलब इट इज लाइक जैसे 2 जो है इज अ फैक्टर ऑफ 4। क्यों, क्योंकि 2 4 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। इसी को कहने का दूसरा तरीका होता है कि 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। मतलब उसी रिलेशन को हम दो तरीके से कह सकते हैं। राइट, तो रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब यस, इट इज अ मल्टीपल। तो बच्चा बाटी, अब हम बात करने वाले हैं फैक्टर थ्योरम के बारे में। तो एक्चुअली फैक्टर थ्योरम में ना कुछ भी नया है नहीं, बस एक नया नाम डाल दिया है फैक्टर थ्योरम। अब न्यू समझो कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम ना बिल्कुल भाई भाई है, बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। इनफैक्ट जब मैं रिमाइंडर थ्योरम बता रही थी तब मैंने ऑलरेडी आपको एक तरीके से फैक्टर थ्योरम बता दिया था। ठीक है, सो फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है, और उस पॉलिनोमियल को अगर हम x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो मुझे क्या मिलता था, रिमाइंडर p ऑफ a। यहां तक की कहानी कौन बताता था, रिमाइंडर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम और आगे चल के ये बताता है कि अगर ये p ऑफ a 0 हो जाए, यानी कि अगर मेरा रिमाइंडर 0 हो जाए, इसका क्या मतलब होगा, रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसीलिए तो कुछ बच नहीं रहा है। जैसे कि 4 को जब 2 से डिवाइड करते हो तो क्या होता है, रिमाइंडर 0। करेक्ट, तो ये थ्योरम, फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर रिमाइंडर 0 हो जाए, इसका मतलब है कि x माइनस ए जो है वो p ऑफ x का फैक्टर है। जैसे कि जब हमने 4 को 2 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर 0 आ गया था, विच मीन्स कि 2 क्या है, 4 का फैक्टर है। राइट, 4 को अगर 2 एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जो है वो 4 का फैक्टर है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि 4 जो है वो 2 का मल्टीपल है। तो फैक्टर थ्योरम यही कहता है। फैक्टर थ्योरम सिंपल शब्दों में, साफ शब्दों में सिर्फ ये कहता है कि रिमाइंडर थ्योरम से आपने जो रिमाइंडर निकाला था p ऑफ a, याद है p ऑफ a निकाला था, वो p ऑफ a अगर 0 हो गया, इसका मतलब है x माइनस a जो है वो px का फैक्टर है। या फिर इसी को घुमा के कह दो कि x माइनस ए अगर p ऑफ x का फैक्टर है, इसका मतलब है जो रिमाइंडर आएगा यानी कि p ऑफ a जो आएगा दैट विल बी 0। सो बाय नाउ आई डोंट थिंक आप लोगों को तो पता ही है ना, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ के आ रहे हो ना यहाँ तक। तो रिमाइंडर थ्योरम में आपने देखा था x माइनस ए क्या है, px क्या है और p ऑफ a क्या है। राइट, सो यही है फैक्टर थ्योरम। चलो क्वेश्चंस के लिए तैयार। चलो फैक्टर थ्योरम के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम तो बिल्कुल भाई भाई हैं, एकदम एक दूसरे से क्लोजली लिंक्ड है, तो कुछ बहुत नया चीज है नहीं यहाँ पर। चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। तो यहाँ पर जो मेरा p ऑफ x है वो है 3x क्यूब प्लस 7x। ठीक है, 7 प्लस 3x जो है इसको मुझे किसके फॉर्म में लिखना है, x माइनस ए के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, x माइनस ए के फॉर्म में लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 0 निकालना पड़ेगा ऑफ 7 प्लस 3x।
पहले भी बताया था मैंने। तो उसके लिए क्या करेंगे, 7 + 3x इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब x की वैल्यू होगी -7/3। तो ये जो x की वैल्यू निकली -7/3, ये हो जाएगा मेरा a का वैल्यू। मतलब जो हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था ना, p ऑफ x और x माइनस a से डिवाइड किया, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम दोनों में पढ़ा था। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस p ऑफ x को इससे x माइनस a से डिवाइड करूंगी तो मेरा रिमाइंडर कितना होगा, p ऑफ a। p ऑफ a बोले तो p ऑफ -7/3। ठीक है, तो निकालते हैं ये वैल्यू, ये हो जाएगा 3 × -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 × -7/3। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे मेरा आंसर आएगा कुछ -7/3 × 49/3 प्लस 7। तो बेसिकली मेरा ये p ऑफ a जो है विल नॉट बी इक्वल टू 0। रिमाइंडर अगर 0 नहीं है, इसका मतलब ये जो है, ये जो 7 + 3 ऑफ x है, दिस इज नॉट अ फैक्टर। क्योंकि अगर फैक्टर होगा तब तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा ना भाई, तब तो रिमाइंडर 0 आएगा। बट यहाँ रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा है, विच मीन्स कि दिस इज नॉट अ फैक्टर। तो चलो बच्चों देखें अगला सवाल। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4x³ + 3x² - 4x + k। ठीक है, हमें k की वैल्यू निकालनी है अगर x - 1 जो है ये इसका फैक्टर है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर p ऑफ x ये है और x - a वाला जो टर्म है वो ये है, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं हम, p ऑफ a से, राइट। तो p ऑफ a कितना हो जाएगा, 4 × 1³ प्लस 3 × 1² - 4 × 1 प्लस k। ठीक, तो ये निकल के आएगा 3 + k, क्योंकि +4 - 4 कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। सो ये 3 + k होगा। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि ये x - 1 इसका फैक्टर हो। फैक्टर होने के लिए क्या होना जरूरी है, रिमाइंडर का 0 होना जरूरी है, यानी कि 3 + k का 0 होना जरूरी है। 3 + k 0 कब होगा, जब k की वैल्यू होगी -3। तो यानी कि k की वैल्यू जब -3 होगी तब x - 1 जो है वो इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। हमने क्या देखा कि पॉलिनोमियल्स को हम किस तरह से उनके फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। मतलब एक, जैसे मान लो यहाँ पर ये 6x² + 17x + 5 दिया हुआ है, इसका फैक्टराइजेशन करने का मतलब है कि इसे हम इसके फैक्टर्स के टर्म्स में लिखें। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ, लेट अस सपोज 6 का अगर मैं फैक्टराइजेशन करूं तो मैं इसे कैसे लिखूंगी, इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के तौर पर इसे लिखूंगी, जैसे कि 2 × 3 × 1। सो 2, 3, 1 ये 6 के फैक्टर्स हैं, तो 6 को मैं 2 × 3 × 1 ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने 6 का फैक्टराइजेशन कर दिया। उसी तरीके से अगर मुझे किसी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना हो तो मैं कैसे करूंगी। अब जूनियर क्लासेस में आपने कुछ मेथड्स पढ़े थे, जैसे कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जिसे हम मिड टर्म स्प्लिटिंग भी कहते थे। ठीक है, ये हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है, लेकिन एक क्विक रिकैप दूंगी ताकि आपको, मतलब आप कॉन्सेप्ट को रिलेट कर पाओ। ठीक है, हालांकि यहां पर हम सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अगर मान लो आपके पास ये वाला पॉलिनोमियल आपका गिवन पॉलिनोमियल होता और मिड टर्म स्प्लिटिंग से अगर मैं कहती कि इसको फैक्टराइज करो, तो आप कैसे करते, जो बीच वाला टर्म है, मतलब बाकी दोनों टर्म को हम एज इट इज छोड़ देते, जो बीच वाला टर्म है उसे हम इस तरीके से स्प्लिट करते दो टर्म्स में, सच दैट कि उन दो टर्म्स का सम जो है दैट शुड बी द मिडिल टर्म। ठीक है, और उन दोनों टर्म का जो प्रोडक्ट है दैट शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट कितना है, 6 × 5 = 30 और 30x²। ठीक है, यही है इन दोनों का प्रोडक्ट। तो मतलब मुझे दो ऐसे टर्म्स चाहिए, और वो दो टर्म्स क्या हो सकते हैं, 15 × 2 देखो 30 होता है, और 15 + 2 जो है वो 17 होता है। तो मतलब 15 और 2 ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो 17x को मैं लिख सकती हूँ 15x + 2x। इससे क्या हुआ, इन दोनों का सम इज इक्वल टू द मिडिल टर्म और इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। ऐसे ही करते थे मिड टर्म स्प्लिटिंग। उसके बाद हम क्या करेंगे,
इनमें से कॉमन चीजें निकालेंगे। अब देखो 6x² और 2x में कॉमन चीजें हैं, उसी तरह से 15x और 5 में कॉमन चीजें हैं, तो इनको साथ में डाल देते हैं। इधर 2x कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा 3x + 1, इधर 5 कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा 3x + 1। अब इन दोनों में से इस टर्म में और इस टर्म में हम देखते हैं कि 3x + 1 जो है ये कॉमन है, तो बचा क्या 2x + 5। तो मैंने इस चीज को, जो मेरा गिवन पॉलिनोमियल था, देखो उसको मैंने इसके फैक्टर्स के टर्म्स में लिख दिया। इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 3x + 1 एक फैक्टर है, 2x + 5 एक फैक्टर है। ठीक है, ये तो मिड टर्म स्प्लिटिंग है, जो कि यहाँ पर काफी आसान ही एक मेथड लग रहा है। लेकिन यहाँ हम सीखेंगे कि जो फैक्टर थ्योरम हमने अभी पढ़ा उसके हेल्प से हम किस तरह से पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी मेरे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसे हम कुछ इस फॉर्मेट में लिखते हैं, ताकि जो मेरा पहला वाला टर्म है ना, जैसे यहाँ पर x² है, राइट, इसके पहले 6 विक्स कुछ ना रहे। तो ऐसा लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, हम इसे 6 को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा x² + 17/6x + 5/6। मैं ऐसा लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। ठीक है, अब ये जो अंदर का जो ये बचा ना पॉलिनोमियल, इसे हम मान के चलेंगे कि दिस इज माई p(x), ये मेरा पॉलिनोमियल है जिसको मुझे फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब इसे मैं फैक्टराइज कैसे करूंगी, सोचने वाली बात है। मतलब इसे बेसिकली मुझे x - a × x - b वाले फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसे कैसे करूंगी, अब ध्यान से सुनना स्टेप्स। तो जो मेरा पहला स्टेप होगा, वो पहला स्टेप ये होगा कि फाइंड फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट। अब इस 6 पे फोकस नहीं करना है, 6 निकल गया है, सिर्फ p(x) में फोकस करना है। तो p(x) क्या है, ये वाला जो अंदर है, ये मेरा p(x) है। और इस p(x) में कांस्टेंट टर्म कौन सा है, 5/6। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप मेरा होगा कि 5/6 के फैक्टर्स निकालो। देखो 5/6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5 / 3 × 2, यानी कि 5/6 को मैं लिख सकती हूँ 5/3 × 1/2, या फिर मैं इसे लिख सकती हूँ 5/2 × 1/3। राइट, सो कुल मिला के अगर मुझे 5/6 के फैक्टर्स निकालने हो तो कौन कौन सी इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। देखो इसके फैक्टर्स की पॉसिबिलिटी क्या है, अब सिर्फ प्लस में ही नहीं, माइनस में भी इसको हम लिख सकते हैं। 5/6 को हम -5/3 × -1/2 भी लिख सकते हैं, -5/2 × -1/3 भी लिख सकते हैं। राइट, सो कुल मिला के इसके कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, +-1/2, +-1/3, +-5/3, +-5/2, और अपना 1 तो है ही, 1 भी तो रहेगा ना, क्योंकि हम 5/6 को 1 × 5/6 भी तो लिख सकते हैं। राइट, सो +-1/2 भी हम लिख सकते हैं। करेक्ट, तो इस तरीके से ये इसके फैक्टर्स की पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक, यहां तक भी समझ आ गई। अब जो मेरा दूसरा स्टेप है, वो दूसरा स्टेप क्या है, तो ये पहला स्टेप था। ठीक है, स्टेप्स याद रखने हैं। दूसरे स्टेप में क्या करना है कि इफ p ऑफ फैक्टर, मतलब जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं, अगर p ऑफ दैट फैक्टर इज इक्वल टू 0, देन इट इज अ फैक्टर। अब आप बोलोगे ये क्या लिखा है मैम, समझ नहीं आया। p ऑफ फैक्टर मतलब अभी तक कांस्टेंट के जो भी फैक्टर्स हमने नोट किए उनकी वैल्यूज को डाल डाल के हम देखेंगे कि जो मेरा p ऑफ x है, क्या उसकी वैल्यू 0 आ रही है। अगर उसमें से किसी भी वैल्यू के लिए p ऑफ x की वैल्यू 0 आ रही है, तो वो वाला जो फैक्टर है वो मेरे पूरे p ऑफ x का भी एक फैक्टर होगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल को लेते हैं, यहां पर मैंने इतने सारे फैक्टर्स नोट डाउन किए। अब इन सारे फैक्टर्स के लिए जो है ना, इस पर्टिकुलर p ऑफ x के लिए मैं p ऑफ o फैक्टर निकालूंगी। जैसे कि p ऑफ 1/2 की वैल्यू निकालो, p ऑफ 1/3 की वैल्यू निकालो, p ऑफ लेट्स से -5/2 की वैल्यू निकालो। ठीक है, ऐसे करके सबकी वैल्यूज निकालते जाओ। ठीक है, और आप क्या देखोगे, जब 1/2 डालोगे तो आपका 0 नहीं आएगा। मतलब इस वाले इक्वेशन में आप डालो 1/2 का होल स्क्वायर +17/6 × 1/2 +5/6, ऐसे करके डालते जाओ। ठीक है, आप क्या देखोगे, p ऑफ 1/3 जो है ना, इसमें भी आपका जो आंसर है दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0।
लेकिन p ऑफ -1/3 में आपका आंसर 0 के बराबर आएगा, p ऑफ -5/2 में आपका आंसर 0 के बराबर आएगा। सो दैट मीन्स -5/2 -1/3 ये क्या है, ये इसके फैक्टर्स हैं। इसीलिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अब -5/2 एक फैक्टर है तो मैं इसे x माइनस ए के फॉर्म में लिख सकती हूँ, क्योंकि जो फैक्टर है दैट इज लाइक a, ये a की वैल्यू है, तो हो जाएगा x माइनस -5/2 दैट इज x प्लस 5/2 एक फैक्टर है, x माइनस -1/3 यानी कि x प्लस 1/3 एक फैक्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फैक्टर्स निकाल लेंगे। अब एक बार मैंने फैक्टर्स निकाल लिया तो अब मैं क्या कह सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ कि 6 इंटू x² प्लस 17/6 x प्लस 5/6, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 6 इंटू एक्स प्लस 5/2 इंटू एक्स प्लस 1/3। क्या किया मैंने, अंदर का जो मेरा px था उसको मैंने इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख दिया। ठीक है, इसको मैं फर्दर क्या लिख सकती हूँ, अब ये 6 को भी अंदर कर देते हैं, अगर 6 को लेट से अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो इस तरफ हो जाएगा 6x² प्लस 17x प्लस 5, और इस तरफ क्या होगा, इस तरफ देखो नीचे अगर 2 ले लोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5, ये हो जाएगा 3x प्लस 1, और इधर 6 है, सो 2 3 6, 3 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हम देखो आंसर मेरा वही आ गया 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5, जो मेरा मिड टर्म स्प्लिटिंग से आया था। बट इस एग्जाम्पल को देखते हुए शायद आपको लग रहा होगा कि यार ये फैक्टर थ्योरम तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मिड टर्म स्प्लिटिंग तो आसानी से हो रहा था, है कि नहीं। बट कई ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पर आप देखोगे कि फैक्टर थ्योरम से निकालना जो है वो आपको ज़्यादा आसान पड़ रहा है। एक तो ये मेथड आप पहली बार भी सीख रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो वन रीजन कि आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, बट जैसे जैसे हम 1-2 क्वेश्चन देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि इस मेथड के अपने एडवांटेजेस हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टराइज y² माइनस 5y प्लस 6 बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। इसको मुझे फैक्टर थ्योरम से ही फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, p ऑफ y दिया हुआ है, जिसे मुझे कैसे लिखना है, y माइनस a इंटू वाई माइनस b, इस वाले फॉर्म में मुझे लिखना है, ये मेरा गोल है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर फोकस करो, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट इज 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 के फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, 6 के फैक्टर्स क्या क्या है, 6 के फैक्टर्स हैं 1 2 3, ये हैं 6 के फैक्टर्स, करेक्ट। अब इन फैक्टर्स के लिए हम p ऑफ y निकालेंगे, यानी कि p ऑफ 1 निकालते हैं, p ऑफ 2 निकालते हैं, p ऑफ 3 निकालते हैं। ठीक है, चलो निकालते हैं। सो p ऑफ 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1² माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। p ऑफ 2 निकालेंगे, 2² माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 0। p ऑफ 3 निकालेंगे, 3² माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। यानी कि ये जो दोनों हैं वैल्यूज, ये क्या है, दे आर फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ y, ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो यानी कि जो मेरा गिवन पॉलिनोमियल है दैट इज y² माइनस 5y प्लस 6, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ y माइनस 2 y माइनस 3, एंड दिस इज हाउ वी फैक्टराइज। अब बताओ, अब इसमें ये मुश्किल लगा, इसमें तो ये मुश्किल नहीं था, राइट, इसमें ये काफ़ी आसान था एक्चुअली। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 एज अ फैक्टर। इनमें से कौन से पॉलिनोमियल है जिनका x प्लस 1 जो है एक फैक्टर होगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये समझो, सबको फैक्टराइज करने मत बैठो। x प्लस 1 को फैक्टर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, अगर x प्लस 1 इनमें से किसी का भी फैक्टर होगा, कब होगा, जब p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जिसके भी लिए p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा उसके लिए x प्लस 1 एक फैक्टर होगा, राइट। हमने देखा है ना, x माइनस a से अगर हम px को डिवाइड करते हैं, राइट, तो रिमाइंडर होता है p ऑफ a, तो रिमाइंडर अगर 0 है मतलब वो फैक्टर है, करेक्ट। तो वही वाला लॉजिक है, p ऑफ माइनस 1 अगर 0 है तो वो फैक्टर है। तो अब बड़ी आसानी से हम निकाल लेंगे, सबके लिए निकालेंगे। पहले वाले के लिए निकालो, p ऑफ माइनस 1
तो ये क्या हो जाएगा, -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर -1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0। तो यानी कि ये इसका फैक्टर है, फर्स्ट वाले का ये फैक्टर है। दूसरे वाले के लिए निकालो p ऑफ -1, तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 4 प्लस -1 टू द पावर 3 प्लस -1 टू द पावर 2 -1 प्लस 1। तो इस केस में क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 1, तो यानी कि ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसका ये फैक्टर नहीं होगा। थर्ड केस में देखो p ऑफ -1 कितना निकलेगा, -1 टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू भी निकल के आ रही है 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये इसका भी फैक्टर नहीं होगा। चौथे वाले को देखेंगे, चौथे वाले के केस में इनफैक्ट अगर मैं चाहूँ तो दिस आई कैन गिव यू एज अ होमवर्क। इनफैक्ट बच्चों इसको आप होमवर्क की तरह ही ले लो। ये फोर्थ वाले को जो है ना, यू कंसिडर दिस एज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन या होमवर्क क्वेश्चन। इसको सॉल्व करो, इसका p ऑफ -1 आप खुद से निकालो और देखो कि क्या ये 0 के बराबर है या नहीं। Question number 3, use factor theorem to determine whether g of x is a factor of p of x in each of the following cases। अब देखो g of x अगर p of x का फैक्टर होगा, कब होगा, जब ये एक दूसरे को एग्जैक्टली डिवाइड करे, यानी कि जब रिमाइंडर 0 हो। रिमाइंडर 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, जैसे मान लो अगर मैं पहले एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है, g ऑफ x जो है p ऑफ x का फैक्टर तभी होगा अगर p ऑफ -1 जो है इज इक्वल टू 0 हो। इफ p ऑफ -1 क्यों, क्योंकि देखो g ऑफ x क्या है, x प्लस 1, तो x माइनस a, याद है x माइनस a, यहाँ पर x माइनस ए की जगह क्या है, x माइनस -1, मतलब a की वैल्यू यहाँ पर -1 है ना। मतलब आप अपना थ्योरम के हिसाब से चलो ना। थ्योरम में क्या दिया, थ्योरम ने क्या बताया था, थ्योरम ने बताया था कि एक गिवन पॉलिनोमियल रहेगा p ऑफ x, उसको अगर आप डिवाइड करोगे x माइनस a से, तो उस समय आपको रिमाइंडर जो मिलेगा वो होगा p ऑफ a। तो यहाँ पर हम डिवाइड करें x प्लस 1 से, यानी कि a की वैल्यू कितनी है, -1, तो रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ -1। तो रिमाइंडर अगर 0 होगा, इफ p ऑफ -1 इज 0, तभी ये फैक्टर होगा, ठीक है। तो चलो फर्स्ट केस के लिए हम p ऑफ -1 निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1 प्लस 2 -1, तो +1 -1 प्लस 2 -2 कैंसिल हो गया, तो ये 0 हो गया। तो यानी कि ये क्या होगा, p ऑफ -1 0 है, तो यानी कि ये इसका फैक्टर होगा। अब ठीक इसी तरीके से आप सेकेंड और थर्ड खुद से सॉल्व कर सकते हो। जैसे सेकेंड के केस में g ऑफ x क्या है, x प्लस 2, यानी कि ये जो है फैक्टर तभी होगा अगर p ऑफ -2 इज इक्वल टू 0 हो, इफ ऐसा हो। उसी तरह थर्ड केस में जो है ये फैक्टर तभी होगा इफ p ऑफ +3 इज इक्वल टू 0। यहाँ +3 क्यों, क्योंकि x माइनस a की जगह यहाँ पर x माइनस 3 है, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो अब ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आप कैलकुलेट खुद से कर लो। सो दिस इज अगेन अ होमवर्क क्वेश्चन। आज तो बड़े सारे होमवर्क के लिए भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, क्योंकि बच्चों मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस करके नहीं सॉल्व करोगे तब तक चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, मुझे यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है। दिया हुआ क्या है कि x माइनस 1 जो है दिस इज अ फैक्टर ऑफ px। x माइनस 1 इसका फैक्टर है, इसका मतलब x माइनस 1 से जब मैं px को डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर बोले तो p ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलो उसी लॉजिक से देखते हैं। पहले वाले केस में p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, दिस शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि 2 प्लस k शुड बी इक्वल टू 0। सो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। ठीक इसी तरीके से अगर सेकेंड वाले को देखें तो p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √/2, दिस शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि 2 प्लस k प्लस √/2 शुड बी इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू हो जाएगी -2 माइनस √2। तो इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ क्वेश्चंस यू कैन डू इट योरसेल्फ। तो ये फिर से है आपका होमवर्क क्वेश्चन।
अब हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होते हैं? ये ना बड़े ही पॉपुलर, मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लेवल के कुछ फॉर्मूले होते हैं जो हम पढ़ते हैं एल्जेब्रा में, ठीक है। तो खैर ये इसका डेफिनेशन तो नहीं हुआ। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो हैं ये कुछ ऐसे इक्वेशंस होते हैं, कुछ ऐसे एल्जेब्रिक इक्वेशन होते हैं जो हर वेरिएबल की वैल्यू के लिए ट्रू होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देती हूँ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का, जैसे कि x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। बोलने का मतलब है कि x और y की चाहे आप जो मर्जी वैल्यू ले लो, बट ये जो इक्वेशन है ये हमेशा ट्रू होगी। तो इसी को कहते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। एक ऐसी इक्वेशन जो उसमें लाई करने वाले वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए ट्रू हो। तो बच्चा पार्टी ये है लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्रीन ऑफ द वीडियो। तो इसके अंदर मैंने नोट डाउन कर लिया है सारे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो अभी एट दिस लेवल आपको काम आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, फटाफट से पेन पेपर निकालो और इन सब को नोट डाउन कर लो, एकदम दिमाग में छाप डालो, इनको याद कर डालो, प्रैक्टिस कर डालो, ताकि आप इन्हें भूलो ना, ठीक है। तो चलो देखते हैं कौन कौन सी हैं हमारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो बच्चों फटाफट से ये जितने भी आइडेंटिटीज हैं इनको अपने दिमाग में सेट कर लो, प्रैक्टिस कर लो, इनका स्क्रीनशॉट लेके चिपका लो अपने स्टडी टेबल पे। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इन आइडेंटिटीज के हेल्प से ही हम काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। माइनस आ जाएगा तो बस यहाँ पर माइनस 2xy का साइन चेंज हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये वाला फॉर्मूला थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कुछ खास हम कर नहीं रहे हैं, हमने सिंपली देखो मल्टीप्लाई कर रखा है। एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, फिर एक्स इंटू बी प्लस ए इंटू एक्स, इनको हमने ऐसे लिख दिया ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ए इंटू बी किया तो ये भी आ गया। तो ये फॉर्मूला कुछ याद करने वाला नहीं है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। एक रिदम है तो याद रहने में, याद करने में भी आसानी होगी। x प्लस वाई होल क्यूब और x माइनस वाई होल क्यूब, देखो चीज़ें बिल्कुल सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है। प्लस वाले में सारे प्लस हैं, माइनस वाले में माइनस है, बस इतना ही है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये यहीं तक दोनों फॉर्मूले देखो तो बिल्कुल सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। तो प्लीज 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 इन फॉर्मूले को लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। अब ये जो प्रोडक्ट्स हमें निकालने हैं वो हमें आइडेंटिटीज के हेल्प से निकालने हैं, ठीक है, वही यहाँ पर कैच है। तो पहले वाले को देखते हैं, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, तो इसे हम x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब दूसरे वाले को देखते हैं, ये क्या है, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। इसे भी आइडेंटिटी से करना है तो हम कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस माइनस 3 इंटू प्लस 5। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट 105 इंटू 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली 105 इंटू 106 नहीं करना है। यहाँ भी हम आइडेंटिटीज का हेल्प लेंगे। 105 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5, 106 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 6, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाले फॉर्मेट में, जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो यहाँ भी वही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी कि 5 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस ए बी। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 11130। क्वेश्चन नंबर 3, 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। ध्यान से देखो, 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर, तो 7a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे।
25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो 5b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो हो गया, बीच में 2 इंटू ए इंटू बी को फिट कर सकते हैं क्या, देख लो। 7 2 14, 14 इंटू 5 70, 70 ए बी, हाँ बिल्कुल फिट कर पा रहे हैं। तो यानी कि ये कौन से फॉर्मूले में आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पे आ गया। ठीक है, उसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन देखो, 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। कैसे सोचोगे कि कौन सा आइडेंटिटी लग सकता है, देखो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लग सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, राइट। तो पहले तो देखो क्या इसे हम एक्स स्क्वायर की तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5/2 एक्स का होल स्क्वायर माइनस y/3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ x की जगह पे मेरे पास है 5/2x, यहाँ y की जगह पे मेरे पास है y/3। तो इसको हम फर्दर क्या लिख सकेंगे, 5/2x माइनस y/3 इंटू 5/2x प्लस y/3। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, राइट 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर इन एक्सपैंडेड फॉर्म। ठीक है, अभी अभी हमने देखा था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जिसे हम क्या लिखते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ठीक है, तो यहाँ पर x के बदले में है 3a, y के बदले में है 4b और z के बदले में है 5c। तो उसी को सोचते हुए इसका भी एक्सपैंड करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू एक्स इंटू जेड। ठीक है, इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24ab प्लस 2 इंटू 4 8 इंटू 5 40 bc प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू 5 30 ac। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सपैंड 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। इसमें भी हम एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन वाले आइडेंटिटी को लगाएंगे, बस फर्क क्या है यहाँ पर जैसे हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का जो आइडेंटिटी था, उसमें यहाँ पर हियर x की वैल्यू क्या है 4a, y की वैल्यू क्या है माइनस 2b और z की वैल्यू क्या है, z है यहाँ पर माइनस 3c, राइट। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4a प्लस माइनस 2b प्लस माइनस 3c इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू एक्स इंटू जेड। ठीक है, तो इसे भी फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कुछ ऐसा आएगा 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 4 2 8 2 16ab प्लस 2 2 4 3 12bc माइनस 4 2 8 3 24 ac। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz माइनस प्लस 4xz। देखो इसको देख के जो है ना समझ में आ रहा है कि ये x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे ही फिट होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो इसका जो टर्म्स है वो उसी पैटर्न में जा रहे हैं, लेकिन थोड़े बहुत जो है चीज़ें अलग हैं। तो इसमें हम क्या ट्रिक लगाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे पहले क्या हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाले फॉर्मेट में फिट कर पा रहे हैं क्या, इसे हम इस फॉर्मेट में फिट कर पा रहे हैं। ट्राई करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए अगला वाला, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, एक माइनस साइन है, यानी कि इसमें से कुछ तो है जो माइनस होगा, तो माइनस वाई भी तो हो सकता है,
राइट, क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस वाई का होल स्क्वायर भी किया तभी भी वो वाई स्क्वायर ही आएगा, राइट। तो इसको माइनस वाई कर दिया, फिर प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड, तो 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड किया तो ठीक है, माइनस 2yz आ गया, ये वाला टर्म आ गया। अब आखिरी वाला टर्म में देखो, प्लस 2 इंटू एक्स की जगह 2x लिखेंगे इंटू जेड, तो चलो आखिरी टर्म भी आ गया, राइट। तो यानी कि ये हमने एक ऐसे फॉर्मेट में डाला जहां पर x के बदले में क्या है 2x, y के बदले में क्या है माइनस वाई और z के बदले में क्या है z, तो इसका होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपैंडेड फॉर्म। अब देखो a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब वाले फॉर्मेट में है, जस्ट दैट a की जगह 3a है, b की जगह 4b है, राइट, उतना ही फर्क है और तो कुछ खास है नहीं। तो काफी आसानी से कर सकते हो। 3a प्लस 4b का होल क्यूब को क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है। अब 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 a क्यूब हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 इंटू 4 64 b क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 ab इंटू 3a प्लस 4b। तो इसको भी फर्दर और कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 27a क्यूब प्लस 64 b क्यूब प्लस 36 इंटू 3 हो जाएगा 108 a स्क्वायर b, 36 इंटू 4 हो जाएगा 144 ab स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक, इसी तरीके से दूसरा वाला आई थिंक यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 8, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग 104 टू द पावर होल क्यूब। अब 104 होल क्यूब को 104 इंटू 104 इंटू 104 तो करोगे नहीं, क्या कर सकते हो 100 प्लस 4 का होल क्यूब लिख सकते हो। तो ये किस फॉर्मूले में आ गया, x प्लस वाई होल क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। उसी तरह से 999 होल क्यूब को क्या लिख सकते हो 1000 माइनस 1 का होल क्यूब, ये आ गया a माइनस बी होल क्यूब वाले फॉर्मूले में। तो अब मैंने सिर्फ हिंट दे दिया, अब बाकी का जो सॉल्यूशन है वो आप खुद सॉल्व कर लोगे। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आप पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक और मुझे उम्मीद है कि पॉलिनोमियल्स के सारे डाउट्स हो गए होंगे क्रिस्टल क्लियर, चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे, तो इसीलिए आई एम प्रीटी श्योर कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी हाई होगा और फटाफट से जा करके आप अपने टेक्स्ट बुक के पीछे जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करोगे और मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके बताओगे कि क्या क्वेश्चंस आपसे खुद से सॉल्व हुए। अगर आपका कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर तो कॉमेंट्स पे ज़रूर लिख के बताना कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर, इससे मैं मोटिवेटेड फील करूंगी और लेकर आऊंगी अगला वीडियो। तो प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चन, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और मैं लेकर आती हूं अगला वीडियो बहुत ही जल्दी आप सभी के लिए। सो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।